गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। एक कविता ऐड हो रही थी, हाँ हो गई, चलो ठीक है। ठीक है, सारे लोग माइक को म्यूट रखेंगे, जब जरूरत रहेगी तभी बोलेंगे, है ना। और स्वाति का बार बार अलग हो जाता है, तो बेटा थोड़ा सा अलग रहना, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक हम क्या देख रहे थे दरअसल, 9th यूनिट देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हम सेकंड चैप्टर देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ यूज में आती है ना। तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें देख ली थी कि एग्रीकल्चर में कहाँ पे आ रही है, मेडिकल में कहाँ पे आ रही है ना। फिर हमने मेडिकल में यहाँ पे एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए देखा था कि एडिनोसिन डीएमिनेज में, है ना। तो एडिनोसिन डीएमिनेज में क्या चीज कर रहे थे हम, यहाँ पे जीन को प्रतिस्थापित कर दे रहे थे, और प्रतिस्थापित करके लिम्फोसाइट, हम जो डी एडिनोसिन एमिनेज वाला जीन है उसके वो वाली लिम्फोसाइट्स को बना रहे थे, उनका संवर्धन कर रहे थे, और उससे जो नई वाली लिम्फोसाइट है वो ले रहे थे। और जो एडिनोसिन की कमी के कारण जो डिसीज हो रही थी, इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो रहा था, या लिम्फोसाइट्स जो कमजोर बन रही थी, उसको ट्रीट कर रहे थे। फिर यहाँ पे कल क्वेश्चनों में बहुत सारे कंफ्यूजन थे सारे लोगों को, है ना, कि बोन मैरो का हम प्रतिस्थापन कर रहे थे ना। तो बोन मैरो का प्रतिस्थापन कर रहे थे तो क्या चीज हो रही थी, जब वो बेबी बड़ा हो जा रहा है और उसके बाद अगर उसके अंदर में म्यूटेशन आ जा रहा है, और तब अगर डीएमिनेज एंजाइम की अगर कमी हो रही, तब हम यहाँ पे बोन मैरो प्रतिस्थापन कर रहे हैं। पर यदि हम जब एमनियोसिंथेसिस के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, उसके भ्रूणीय अवस्था या उसका जेनेटिक मटेरियल को ही देख ले कि उसके शरीर में या उसके मदर के शरीर में ये चीज एडिनोसिन डीएमिनेज के एंजाइम अच्छे से नहीं बन रहा है, या वो भ्रूण के अंदर में नहीं बना है, तो हम उसके अंदर में एडिनोसिन डीएमिनेज को ही तभी प्रतिस्थापित कर देंगे, जिसके कारण वो जो पूरा बेबी डेवलप होगा उसके अंदर में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी नहीं होंगी। तो ये परमानेंटली इलाज हो जाएगा। और ये वाले में क्या है, जब ये लिम्फोसाइट की लाइफ मतलब लाइफ खत्म होगी, तो हमको फिर से ये प्रोसेस करने पड़ेंगे, फिर से नए लिम्फोसाइट्स हमको अंदर साइड में प्रतिस्थापित करने पड़ेंगे, है ना। तो स्थायी के लिए हमको क्या करना है, भ्रूणीय अवस्था में ही एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का जीन का प्रतिस्थापन कर देना है। ठीक है, चलो अगली चीज आती है यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, है ना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर हम वो लक्षण वाले जीवों का विकास करते हैं जिनकी हमको आवश्यकता हो रही है, जिससे हमें कोई उत्पादन जो हमारी इच्छा अनुसार हो, वो अगर हमको प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण करते हैं ना। सेम वही प्रोसेस रहती है, यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम सेल लेंगे, या तो उसकी अगर हम क्लोन बना रहे हैं ना, यहाँ पर और एक चीज आ जाती है कि हम क्लोन बना रहे हैं। अगर हम क्लोन बना रहे हैं तो हम कोई भी सोमेटिक सेल्स ले सकते हैं ना। और यदि अगर भ्रूणीय अवस्था में ही विकसित करवाना है, तो हम उसकी जनन कोशिकाओं के अंदर में जो हमको लक्षण चाहिए वो वाला जीन हम उसके अंदर में प्रतिस्थापित कर देते, और हमको एक नया वहां पे नया लक्षण वाला एक या नई एक क्वालिटी वाला हमको एनिमल मिल जाता है ना। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं में, है ना, ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या चीज कर रहे हैं, रिट्रोवायरस के द्वारा से हम क्या करते हैं, जो एनिमल सेल रहती है उसके अंदर में यहाँ पे पहले तो माइक्रो इंजेक्शन से हम सेल को अलग कर लेंगे, उसके बाद में रिट्रोवायरस की सहायता से हम जो भी हमारे पास जो रिकम्बाइंड डीएनए उसको ट्रांसफर कर देते हैं उस एनिमल सेल के अंदर में, है ना। दूसरी चीज ये होती है, या तो हम स्टेम सेल के माध्यम से भी जो जीन रहता है, जो हमारा एक जो हमारा जो डिजायरेबल जीन है, उस जीन को हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक जंतु हो रहे हैं उसके लिए हम ग्रोथ फैक्टर का यूज करते हैं, सबसे मेन, है ना। ग्रोथ फैक्टर के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर दो तरह के ग्रोथ फैक्टर होते हैं। एक तो रिट्रोवायरल ग्रोथ फैक्टर होता है, और एक जो ह्यूमन बॉडी हो गई या जो भी एनिमल हो गया उसका ग्रोथ फैक्टर होता है। तो सबके अंदर में क्या रहता है, ग्रोथ हार्मोन रहता है, वही वृद्धि के लिए यहाँ पे मदद करता है। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, एक कोई जाति के अंदर में दूसरी जाति के भी जीन्स को ट्रांसफर करके उस दूसरी जाति के भी लक्षण को हम यहाँ पे बना सकते हैं ना। फिर ट्रांसजेनिक जंतुओं के लिए ये चीज है कि जैसे हम दो स्पीसीज हो रही है, तो दो स्पीसीज हो रही है, जैसे मान लो गाय है, हम गाय का उदाहरण माने, तो हमारे पास एक गाय मान लो ज्यादा दूध देने वाली है, और दूसरी गाय कैसी है, ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाली है, मतलब वो बीमार नहीं पड़ती, उसका शारीरिक स्ट्रक्चर जो बॉडी है वो बहुत अच्छी है ना, बीमार नहीं हो रही वो किसी भी इन्वायरमेंट में। तो हम क्या करते हैं, दोनों के या तो हम
जो ज्यादा दूध दे रही है उसका जीन निकाल लेंगे जो दूध के निर्माण को नियंत्रित कर रहा है, और उस जो ज्यादा हेल्दी बन रही है गाय उसके अंदर में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब जो उससे संतान मिलेंगी हमको कैसे मिलना है, ज्यादा अच्छे शरीर वाली भी और ज्यादा दूध देने वाली भी, है ना। तो यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक जंतु इसके लाभ हानि भी पूछते हैं, ये 12th वालों के लिए है ना, 12th वालों के लिए याद रखना है। ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ भी पूछता है ना, कि क्या चीज होती है उसमें, तो हमको एक अच्छी क्वालिटी वाले हम एनिमल्स यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एग्जाम जो नीट जीएनटी है उसके हिसाब से ये चीज पूछता है कि उसकी शुद्धता रहती है या नहीं रहती है ना। तो जो जाति है हम जब, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है, रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम यहाँ पे एक नया लक्षण या एक नया एनिमल बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्पीसीज के जीनों को हम मिक्स कर दे रहे हैं, 2 स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को मिक्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीव है उसकी प्योरिटी नहीं रहती है ना, उसकी जाति शुद्ध नहीं रहती है, वो शुद्ध नहीं रहता क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है लक्षणों की। ठीक है, चलो दूसरी चीज आती है यहाँ पे रोगों का अध्ययन करना, है ना। तो रोगों का अध्ययन करने के लिए बताया था कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है, रोगों के अध्ययन के लिए जैसे हम कैंसर हो गया, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस कल बताया था, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर हो गया, इसके द्वारा भी हम क्या, इन डिसीजों का भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि वो किस कारण से हो रही थी, किस जीन के कारण हो रही थी, किस प्रकार के प्रोटीन शरीर में बन रहे थे, या इनके जो लक्षण है वो किस जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। तो उस जीन को हम पहचान सकते हैं और उस बीमारी को हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद है जैविक उत्पाद, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं ना। दूसरी चीज जैसे हमने यहाँ पर अभी ऊपर साइड में बताया, कैंसर के इलाज के लिए भी, है ना, अल्जाइमर के इलाज के लिए ना, हम जैसे अल्जाइमर के इलाज के लिए शार्क के लीवर का और उसके ब्रेन का ऑयल वो करते हैं, तो उसके अंदर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसजेनिक बना देते हैं, जिसके कारण में हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं ना। जैविक उत्पाद में ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह बनाना है हमको, है ना, तो मेडिसिन बनाना है। दूसरी हमको और भी कोई चीज, कोई एंजाइम वगैरह बनाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जीन का ट्रांसफर कर देंगे किसी भी एनिमल या किसी भी जीव के अंदर में, और हमको एक नए क्वालिटी वाला और हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो हमको प्राप्त होने लगेगा उस जीव से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज ये भी याद रखना है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन, है ना, ये इम्फाइसीमा रोग के लिए, इम्फाइसीमा जो होता है श्वसन तंत्र में होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जंतु के अंदर में जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करने वाले जीन को हम क्या करते हैं, किसी जंतु के अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके कारण बाद में वो जीव जो होता है वो ट्रांसजेनिक जीव बन जाता है, और हमको यहाँ पे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन प्राप्त होने लग जाती है। ठीक है, तो किसके लिए, एम्फेसीमा के लिए। सर जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट हो। हाँ सर, हाँ सर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, सर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें मसल्स वगैरह हार्ड होने लग जाती है, जिसके कारण हम कोई भी मूवमेंट्स वगैरह अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर याद रखना है, पहली ट्रांसजेनिक गाय, कोई नाम बताएगा पहली ट्रांसजेनिक गाय का। रोजी। रोजी सुन लिया था रोजी सर, रोजी रोजी सुन लिया था ना यहाँ से। नो सर, याद था। हाँ चलो ठीक है, ये याद रखना है। उसके अंदर उसके दूध में जो मानव के लिए जो प्रोटीन थी वो कौन सी प्रोटीन थी, ह्यूमिलिन प्रोटीन। कौन सी, ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन तो इंसुलिन को बोलते हैं बेटा, उसके दूध में बोला है, दूध में अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। हाँ सर अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो वो प्रोटीन से संबंधित जीन को उसके अंदर में ट्रांसफर किया था, है ना। माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो रोज ही याद रखना है हमको। एक सेकंड रुको सारे लोग।
चलो ठीक है, तो ये चीज याद रखना है ना। दूसरी चीज जो ये अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन है ना, ये गाय के दूध में, हाँ ये तो बता दिया ना, जीन को प्रतिस्थापित कर दिया था जिसके कारण उसके दूध में इसकी मात्रा बढ़ गई थी, है ना। ठीक है, दूसरी चीज है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्या कर रहा है, लीवर और फेफड़े में जो संक्रमण हो रहा है ना उससे बचाता है ना। और जिसके कारण क्या, ये जो प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्या कर रहा है, जो WBC है, WBC को कार्य करने के लिए अच्छा सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण में यहाँ पे वो अच्छे से WBC भी अच्छे से कार्य करती है और संक्रमण नहीं होता है हमारे बॉडी में, खासकर लीवर और श्वसन तंत्र में। दूसरी चीज जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये किसके द्वारा कोडित होती है, तो AAT, ठीक है, इस कोड के द्वारा यहाँ पे AAT के द्वारा नियंत्रित होती है। अब अगर इसमें किसी कारण से अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो जाता है तो अच्छे से WBC को कार्य करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो यहाँ पे निर्मित नहीं हो पाते, जिसके कारण WBC कार्य नहीं करती है, और किसी म्यूटेशन के कारण ये चीज होती है ना। याद रहेगा इतना, ठीक है। दूसरी चीज हम जो पी गए है ना, उसके अंदर में भी क्या कर रहे हैं, वृद्धि हार्मोन को कोड करने वाले जीनों का अगर हम प्रतिस्थापन कर दे रहे हैं तो हमको जो है एक अच्छा हेल्दी पिग मिल जाना है, जिसके कारण हम उससे मांस वगैरह ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं। साथ में दूसरे जो हमको हार्मोन एंजाइम वगैरह चाहिए होते हैं वो भी हम यहाँ पर उस जीव से ले सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज ये भी रहती है कि जैसे मानव के अंदर में कोई ऑर्गन चाहिए हमको, जिसका हमको ट्रांसप्लांट करना है, जैसे कई लोग नोज ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे मानव के जो एंटीजन रहते हैं ना उसको लेते हैं, उस पिग के अंदर में ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद में क्या चीज हो रही है, उसकी बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है तो जो हमको जिस तरह का ऑर्गन चाहिए था वो ऑर्गन मिल जाएगा, और हम उस पिग से वो वाला ऑर्गन निकाल के जब मानव के अंदर में ट्रांसफर करते हैं तो किसी भी तरह की कोई रिएक्शंस नहीं होती है ना, किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करती है, ह्यूमन बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और आसानी से वो ऑर्गन उस बॉडी के लिए वर्क करने लग जाता है ना। जैसे कोई जीव का जीन का जैसे खाने के लिए डाले तो उसका वाला जीन वो हटा दे, ठीक है। चलो अब अनुभूति हट गई थी। चलो अगली चीज टीका सुरक्षा, है ना, वैक्सीनेशन के लिए या वैक्सीन सेफ्टी के लिए। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी यहाँ पर हम जो भी वैक्सीन बनाते हैं ना, उस वैक्सीन को क्या करते हैं, किसी भी जीव के अंदर में, खासकर जैसे चूहों के ऊपर में करते हैं, तो उसके अंदर में डाल दिया, उसके बाद में उसका देख लेते हैं उसकी बॉडी के ऊपर कोई रिएक्शंस हो रही है, नहीं हो रही है। अगर बाय चांस नहीं हो रही है तो मतलब वो सही वैक्सीन बनी, और अगर कोई रिएक्शंस हो गई तो वो सही वैक्सीन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही फिर से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। तो रासायनिक सुरक्षा परीक्षण इसमें कोई बताएगा? देखो केमिकल्स में, है ना, हम जब कोई भी केमिकल्स वगैरह हो गए तो हम क्या कर रहे हैं, उस नॉर्मल जैसे मान लो कोई भी केमिकल हो गया जो हमारे लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा, हानिकारक हो सकता है, उसको हम किसी बॉडी में इंसर्ट करा रहे हैं, तो उसके बाद में बॉडी में इंसर्ट कराने के बाद में उसमें क्या रिएक्शन देखने को मिल रही है वो चीज देख लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो जो रिएक्शन हुई थी उसके लिए जो एंटीबॉडी शरीर बना रहा था, जैसे हमने बोला था बाहर की जो भी चीजें आती है बॉडी जब रिएक्ट करती है तो उसके लिए IgE बनती है। तो IgE किस तरह से रिस्पांस कर रही है उसके लिए, या उसने क्या रिस्पांस करना चाहिए था, वो चीज देख लेते हैं, और बाद में हम वो जो एंटीजन हमने बाहर से अंदर बॉडी में प्रवेश करवाया था उसका जो हानिकारक प्रभाव हो रहा था वो किस तरह से नष्ट होगा, उस चीज का अध्ययन करने लग जाते हैं, और पता कर लेते हैं कि कौन सा पदार्थ किस तरह से हम हानि रहित बना सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में कोई विषैला पदार्थ का निर्माण न करे, या बाहर से कोई आने वाला विषैला पदार्थ हमारी बॉडी के ऊपर में कोई रिएक्ट
ना करे तो उस चीज के लिए भी यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं, या वो चीज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हम केमिकल्स बना रहे हैं वो किस तरह से हानि रहित होकर हमारी बॉडी में प्रवेश करवा सकते हैं, और उसके लिए हमारे शरीर में कौन सी एंटीबॉडियां डेवलप करना है वो चीज भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगली चीज आती, यहां तक कुछ डाउट है क्या? ठीक है, अगली चीज आ रही है नैतिक मुद्दे, है ना, नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज, है ना। तो एथिकल इश्यूज में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। दरअसल सबसे पहले एक हमने दो वर्ड तो कॉमनली सुने हुए हैं सारे लोगों ने, है ना, क्या थे वो दो, एक बायो पायरेसी और एक बायो पैटेंट, और एक होता है बायो एथिक्स होता है ना। बायो एथिक्स मतलब ये चीज हो रही है नैतिकता, है ना, जैव नैतिकता। जैव नैतिकता का मतलब ये चीज हो रही है कि हम जैसे ह्यूमन है तो किसी भी प्रोडक्ट वगैरह को बना रहे हैं, या हम जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी अगर हम मटेरियल बना रहे हैं तो वो आवाज नहीं आ रही, आवाज कट कट के आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ रुको रुको, हाँ एक मिनट रुको। चलो अब ठीक है। यस सर। ठीक है, हेडफोन मेरे से जमता नहीं है ना, इसलिए मैंने हेडफोन नहीं लगाया था आज, बार बार निकलते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बायोलॉजिकल इशू यानी एथिकल इश्यूज की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था, सबसे पहले बायो एथिक्स थे, है ना। तो बायो एथिक्स का मतलब ये चीज हो रही है कि हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी हो गया या हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन के लिए, या कोई दूसरा भी अगर कोई जीव है उसके लिए भी क्या हानिकारक नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब उसकी जो प्रजाति है वो जहाँ पे रह रहा है उसके एनवायरमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए, उसके जो अदर मेंबर्स है वहां पे, या हमारे अलावा जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे अलावा जो अदर मेंबर्स रह रहे हैं यहाँ पे अर्थ पे, उनको कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसमें फिर यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक जैसे जीव बना रहे हैं, पता चला हम ट्रांसजेनिक जीव बना रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो चूहे के ऊपर कर रहे हैं, और इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद वो जाति ही या वो स्पीसीज ही क्या होना है, गायब हो जाना है ना, या नष्ट हो जाना है, या पता चला है वो किसी और दूसरी स्पीसीज में किसी दूसरे टाइप का एनिमल में बदल गया है ना, फिर उसके दूसरे तरह के कोई क्वालिटी दिखने लगी, दूसरे तरह का वो बिहेवियर करने लगा। तो ऐसी चीजों का भी यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो उस चीजों के लिए भी यहाँ पे कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिसको यहाँ पे हमारे इंडिया में GAC, है ना, ये ना बोले तेरा, मैंने बोला कि ना। ओ बेटा म्यूट रखना है ना। तो जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, GEAC, अरे यार लिखा है नहीं, कैपिटल में है ना बेटा, ये नोट कर लो, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये यहाँ पे कंट्रोल करती है कोई भी तरह के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी तरह के हम यहाँ पे मटेरियल बना रहे हैं, किसी भी तरह की हम कोई जांच कर रहे हैं या हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए, ठीक है। ठीक है, फिर पहला वर्ड यहाँ पे आता है जो मैंने अभी बोला था कि दो वर्ड यहाँ पे सुने होंगे, एक आता है बायो पैटेंट और दूसरा आता है बायो पायरेसी। बायो पैटेंट मतलब बताओ सर। बायो पैटेंट यानी जिस भी मतलब अपने जिसकी भी खोज की उसको अपने नाम पर दर्ज करवाना। हाँ, या सिंपल से वर्डों में बोले तो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना हमारे नाम पे, हमारी कोई भी खोज, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी स्पीसीज उसका, है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमत एकस्व, अनुमत क्या
अनुमत एकस्व है ना, ये भी याद रख लेना है बायो पैटेंट। अब यहाँ पे आता है कि बायो पैटेंट कब कब दिया जाता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो क्या है, जब हम कोई आविष्कार कर रहे हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई नई यहाँ पे खोज कर रहे हैं, उस टाइम में दिया जाता है। दूसरी चीज को, अगर किसी ने कोई पहले से कोई थ्योरी दी हुई है, उसमें हम एकदम प्रूफ करके अगर हम कोई नया थ्योरी या नया कोई उसका कॉन्सेप्ट देते हैं या उसको और ज्यादा बेहतर बनाते हैं, तो तब हमको उसका पेटेंट मिलता है। दूसरी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की ऐसी मेथड हम डेवलप करते हैं जो पहले से नहीं हुई है या जो पहले से हुई थी उससे और ज्यादा विकसित है, वो और ज्यादा लाभदायक है, उससे कम हानि हो रही है, सस्ते में काम कर रही है, तो हमको बायो पेटेंट मिल जाता है ना। या हम कोई नई प्रकार की थ्योरी दे रहे हैं तो हमको बायो पेटेंट मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि भारत में बासमती चावल का पेटेंट करवा रही थी कौन, अमेरिका, यूएसए की एक पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कंपनी है ना, तो उसके ऊपर फिर यहाँ पर रोक लगाई गई थी, है ना। और दूसरी चीज, जैसे हल्दी हो गई, नीम हो गई, इसका पेटेंट भी अभी तक हमारे को प्राप्त नहीं हुआ है ना। हल्दी हो गई, नीम हो गई, है ना, ठीक है, लेकिन ये हमारे इंडिया में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और हमारे इंडिया में ही इनके बारे में हर एक जानकारी है, लेकिन अभी तक इनका पेटेंट हमारे पास नहीं है ना। दूसरी चीज, भारत के अंदर में लगभग 2 लाख से अधिक यहाँ पे चावल की किस्में पाई जाती है, जिसके लिए यहाँ पे अभी बताया था कि बासमती चावल हमारे यहाँ बहुत पहले से उगा रहा है और जिसको यूएसए ने यहाँ पर पेटेंट कराने की कोशिश करी थी, है ना। तो बासमती चावल के लिए, और हमारे भारत में भी याद रखना है यहाँ से कि 2 लाख के समथिंग चावल की नस्लें पाई जाती है ना, चावल की किस्में पाई जाती है। ठीक है, लास्ट चीज आती है अब। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? ये पहले से अपने आप पहचान कर उसको पेटेंट करा रहे थे कि हमने नई खोज करी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, रिजेक्ट हो गया। चलो अगला, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी बताओ बेटा। बायोपायरेसी, किसी को कुछ चीज देना और उससे कुछ चीज लेना। नहीं सर, इसका मतलब कोई चीज है, मतलब किसी और के नाम पर है, वो अपने नाम पे करवा लेना, चोरी टाइप। हाँ, पायरेसी हाँ सर, मतलब किसी और का अधिकार है उस पे अपना अधिकार करना। हाँ, जैविक चोरी है ना, जैविक चोरी जिसको बोलते हाँ। हैं ना, पायरेसी मतलब चोरी होता है ना। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, कोई खोज किसी और व्यक्ति ने करी है और हम उसको कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, और उसके वो जो संसाधन है या उसकी जो वो मेथड है उसका हम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। किसी भी देश के पास में अगर कोई यहाँ पे संसाधन उपस्थित है, किसी भी प्रकार का कोई जैविक मटेरियल उपस्थित है और उसको बिना लाभ पहुंचाए या बहुत कम लाभ पहुंचाए अगर हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे बायो पायरेसी कहलाता है। ठीक है, सब्जी वाले से जैसे कम। हाँ, उदाहरण के लिए हम जैसे सब्जी वाले से कम में सब्जी ले रहे हैं। चलो ठीक है, फिर यहीं पर अब एक और चीज आती है, ये अभी जो कोरोना चल रहा है इससे रिलेटेड ही बता रहा हूँ, है ना। क्या चीज है यहाँ पे, बायोलॉजिकल वेपन्स, है ना, बायोलॉजिकल वॉर भी आती है ना। बायोलॉजिकल वॉर में क्या होता है, कोई बता पाएगा? बायोलॉजिकल वेपन या बायोलॉजिकल वॉर क्या होती है? जैविक युद्ध, जैविक युद्ध या जैव हथियार। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है। जैविक हथियार या जैव युद्ध क्या होता है? फिर अटक रही, करने लगते यार ये फोन आ रहा है। हाँ, एक सेकंड। नहीं आ रही सर आपकी आवाज। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है ना? बताओ। वो अभी भी नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर, अभी भी नहीं आ रही। एक सेकंड। अब आ रही है?
ये बायोलॉजिकल वॉर क्या होती है या बायोलॉजिकल वेपन? बायोलॉजिकल सर वेपन, जैविक युद्ध। हाँ जैविक युद्ध और जैविक हथियार क्या कहलाते हैं? सर सर आपकी आवाज तो ठीक नहीं आ ही नहीं रही। अब आ रही है, अब आएंगी नहीं, अब आ रही होंगी, देखो। यस सर आ रही है। चलो अब बताओ, आ रही है। जैविक युद्ध क्या होता है या जैविक हथियार क्या होते हैं? बताओ जल्दी जल्दी। जल्दी से, ये मैंने बताया था। अरे अभी ये जो कोरोना चल रहा है भाई, इसके ही बारे में सब लोग सर ऐसा देख कुछ लो। तो नहीं है वायरस का विस्फोट? सर विस्फोट जैसे करना कि कोई भी? हाँ कोरोना कोई वायरस सर भी, उन्होंने हाँ फैला दिया। हाँ, तो ये किसके अंदर में आता है? ये उसी के अंदर में आएगा, है ना। तो ये उसी के, ये जो कोरोना वायरस हो गया एक तरह से उसी के अंदर में आ जाता है। बायोलॉजिकल वॉर या बायोलॉजिकल वेपन के अंदर अगर हम चीन को अगर देखें तो उस कंडीशन के हिसाब से कि अगर उसने बनाया है तो, है ना। तो क्या चीज हो रही है कि बायोलॉजिकल, ये पहले के टाइम में बहुत ज्यादा यूज करते थे, है ना। जब इतने ज्यादा यहाँ पे ऐसे ये एडवांस बम वगैरह मिसाइल्स वगैरह नहीं थी, तो क्या करते थे, जैविक हथियारों का यूज करते थे। और उसमें क्या करते थे, संक्रामक बीमारी लेती थी जो संक्रामक हो और घातक भी हो, जैसे हैजा हो गया, है ना, ये प्लेग हो गया, ऐसे लेते थे, है ना। उसके जीवाणुओं का संवर्धन करके बहुत सारे जीवाणु बना लेते थे, और वो जो सेना है वहां या वो जो देश है उस क्षेत्र में जाके उसको फेंक देना है। जब वो फैलने लगेगा वहां पे, तो वहां की जो आर्मी रहती, हिरोशिमा नागासाकी का है। वो तो बेटा परमाणु बम वाला है, वो परमाणु बम है, वो अलग चीज हो गई। तो वो इसमें नहीं नहीं है नहीं क्या? नहीं नहीं, ये तो ये एडवांस चीजों में आता है, एडवांस वाली जो अपनी जो क्या बोलना चाहिए, एडवांस जो वॉर होगी उसके अंदर में आ जा रहा है। बायोलॉजिकल वेपन मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव जो घातक है और संक्रामक है, उसको किसी भौगोलिक क्षेत्र में छोड़ दे रहे हैं, किसी जियोग्राफिकल एरिया या किसी कंट्री में छोड़ दिया, वहां पे वो किसी माध्यम से फैलने लगेगा, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, खाने की चीज होगी, इसके द्वारा फैलने लगेगा। जब वो ऐसे फैलने लगेगा तो वहां की आर्मी और वहां के जो पर्सन है वो सब क्या होना है, वहां से बीमार हो जाना है, बीमार हो जाना है, तो वो कमजोर हो जाएंगे, तो वो वॉर नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, तो वो देश ऐसे ही हार जाना है ना? जैसे अगर किसी को हैजा हो गया, मान लो डायरिया हो गया, खासकर डायरिया का यूज करते थे पहले, डायरिया बार बार जाते रहेंगे तो लड़ेंगे कब, है ना। तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। फिर हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में हम क्या करते हैं, निफ जीन ट्रांसफर कर देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ा देता है ना। जैसे मान लो अगर कोई एक राइजोबियम है, उसके अंदर में यहाँ पे ये एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए है, उसके अंदर में यहाँ पे मान लो सिर्फ एक ही क्या हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या निफ जीन है ना। तो निफ जीन क्या किया, हमने इसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के इसकी क्या करी, पीसीआर करी, कॉपियां तैयार करी, कॉपियां तैयार करने के बाद क्या करा, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया इस डीएनए के अंदर में और भी जगह। तो पहले क्या था, एक जीन था, है ना, जिसके कारण मानो सिर्फ हमारे को एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक नाइट्रेट का अणु मिल रहा था स्थिरीकरण के बाद में ना, नाइट्राइड मिल रहा था। अब क्या हो गया, यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ा दी, तो इनका जब संश्लेषण होना है तो ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे, वो ज्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्ट बना के देते जाएंगे ना। तो उससे क्या होना है, पौधे की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता बढ़ जाना है ना। तो यहाँ पे पौधों की ऐसी उर्वरकता को भी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी कुछ चीज और एक थोड़ी सी है, ये चीज भी याद रखना है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है, कोई बताओ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है? सर नहीं पता। फिर भी जो 12th वाले हैं वो तो बताओ बेटा, सीखा? सीखा? आप किसी को आवाज ही नहीं आएगी, है? आ रही है नहीं तो पता सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अरे भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड है ना, ब्रॉड मतलब क्या हो रहा है, बड़ा, नैरो मतलब क्या हो रहा है, छोटा, है ना। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो जा रही है उसका मतलब ये चीज हो रही है कि जैसे पहले क्या, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एग्जांपल के लिए मान लो कि एक कोई मेडिसिन है ना, वो बहुत सारी चीजों में, जैसे हम अगर मान लो पैरासीटामोल हो गया, है ना, तो हम देखना बहुत सारी टैबलेटों में पैरासीटामोल लिखा रहता है ना। तो जो पैरासीटामोल हो गया वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब वो है कंटेन एक ही चीज, मटेरियल भी एक ही, लेकिन बहुत सारी जगह पे यूज आ रहा है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब हो गया कि जैसे जो एंटीबायोटिक्स है वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग तरह के रोगों के अंदर में काम में आ रही है ना। जैसे मान लो यहाँ पे टाइफाइड हो गया, है ना, डेंगू हो गया, है ना, चिकन पॉक्स हो गया, इन सब के लिए हम टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं ना। और टेट्रासाइक्लिन भी याद रखना, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो है मेडिसिन एक ही, लेकिन बहुत सारी डिसीज में काम में आ जाती है। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। अरे भाई कौन है नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ये हो रहा है कि कम, है ना। तो वो एंटीबायोटिक्स जो एक ही डिसीज के लिए काम पे आती है, जैसे एमाइकासिन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस में भर काम आती है ना, दूसरी चीज पे हम उसका उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि वे मेडिसिन या वे एंटीबायोटिक्स जो हम सिर्फ एक ही डिसीज के लिए यूज कर सकते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब हम बहुत सारी डिसीज के लिए यहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज यहाँ पर और है, इंटरफेरान। इंटरफेरान का मतलब क्या हो रहा है, इंटरफेरान वो वाला मटेरियल रहता है जो क्या होता है, किसी भी संक्रामक कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना। अब संक्रामक कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है मतलब जैसे मान लो कोई कोशिका है, अब वो संक्रमित हो गई है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि ये एक कोशिका है जो किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया से क्या हो गई है, नहीं, वायरस से संक्रमित हो गई और उसके अंदर में यहाँ पे ये वायरस ग्रोथ करने लगे, है ना। एक दूसरी सेल है जो अभी हेल्थी है, तो क्या होना है, ये कोशिका के द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसमें आरएनए आई रहता है, जो वायरस के आरएनए को क्या करता है, तोड़ देता है ना। जो वायरस का आरएनए रहता है, डीएस आरएनए मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए, उसको तोड़ने का कार्य करती है यहाँ पे कोई ये वाली प्रोटीन, इंटरफेरान प्रोटीन, है ना। और जब ये कोशिका के अंदर में यहाँ ये वायरस वृद्धि कर रहा था, तो कुछ कण यहाँ पे बनने लग जाते हैं, ये ही कण क्या कहलाते हैं, इसके अंदर में इंटरफेरान कहलाते हैं। और ये इंटरफेरान क्योंकि ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, संक्रमित कोशिका के द्वारा, और ये कहाँ पे जाते हैं, यहाँ ये कहाँ चले जाने लगते हैं, जो हेल्दी सेल है यहाँ से निकल के ये सारे के सारे जाना है हेल्दी सेल के पास में। जब हेल्दी सेल के पास में जाना है तो ये जो यहाँ से इंटरफेरान निकला था, जब ये इस हेल्दी सेल के अंदर में गया तो क्या करना है, इसको पहले से सक्रिय कर देना है कि ये यहाँ पे वायरस नहीं आया, उससे पहले क्या करना है, इंटरफेरान का निर्माण करने लग जाना है। जब वायरस इसके पास में जाना है तो ये इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरान पहले से है, तो ये वायरस इसके अंदर में गया, तो ये जो यहाँ पे इंटरफेरान है, ये क्या करना है, इस वायरस की जो डीएस आरएनए है उन सबको नष्ट करने लग जाना है ना। तो जिसके कारण वो वायरस वृद्धि नहीं कर पाएगा और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। या मृत्यु होगी तो ये रोग क्या होना है, या जो भी वायरल जो डिसीज हो रही थी, जो फैल रही थी, वो रुक जाती है ना। अब सिंपल से वर्ड में इंटरफेरान वो प्रोटीन होती है जो संक्रमित कोशिका के द्वारा बनाई जाती है किसी वायरस के अगेंस्ट में, जो वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, खासकर एंटीबॉडी हमको सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो इंटरफेरान रहता है वो वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी। हाँ सर। ठीक है, टाइम भी एंड हो रहा है, 1 ही मिनट बचा है, 10 मिनट बाद फिर से कनेक्ट करना है ना। और जिसको जो भी डाउट है वो डाउट, हाँ सर पीटी का बात समझा दीजिए ना बेटा, 1 मिनट बचा ना, ठीक है। मैसेज छोड़ दो ग्रुप में, जिसको जो जो समझना है, सारे लोग जिसको जो जो समझना है सारे लोग ग्रुप में मैसेज छोड़ दो। 1 मिनट बचा हुआ है ना, तो मैं उनके डाउट्स बता दूंगा कि जिसको जो भी दिक्कत आ रही है ना, कि कहाँ पे किसको क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें बता देता हूँ,
ठीक है सर अगली क्लास में ओनली डाउट क्लियर बस करेंगे। हाँ हाँ, और कुछ चीजें और बता दूंगा है ना डाउट के लिए, ओके सर। है ना। तो फिर सारे लोग ठीक है, 10:50 पे 10 मिनट बाद फिर से कनेक्ट करा ना, लास्ट 10 मिनट बचा, मतलब 10 सेकेंड बचा, 10 मिनट बाद है ना।